तो क्लास स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमेशा की तरह हम चेक करेंगे क्या हमारी साइट एक्टिव है, तो हम अपनी साइट खोल लेंगे। और हमने पिछली क्लास में वेरिएबल के कुछ फंक्शन पढ़े, ठीक है। आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिक फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। एक नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है, क्लास 3 के नाम से सेव करता हूँ, क्लास डैश 3, ठीक है। कोई लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेज प्रॉपर्टी में लूँगा और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँगा। आज थोड़ा सा एक डिफरेंट काम करने जा रहा हूँ मैं, अभी नहीं, बाद में। फ़िलहाल तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। यहाँ पे लूँगा PHP का टैग और यहाँ पे लूँगा PHP का टैग। थोड़ा सा एडवांस काम है लेकिन है अच्छा, हम बार बार करेंगे भी नहीं। आपका था DW2 स्लैश क्लास डैश 3 डॉट PHP। DW2 था, WD2 था, WD आ गया क्लियर। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं बल्कि और आसान करता हूँ, ज़िंदगी को आसान कर देता हूँ। आपकी क्लास में मैंने इमेजेस पढ़ाए थे, ठीक है। 6 इमेजेस थे, जैसे इमेजेस के अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं इमेजेस का फोल्डर उठाता हूँ यहाँ से और जैम सर्वर की फाइल में ले जाता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो तो रही है। किस एरिया में हो रही है, यहाँ पे इसका टैब नज़र नहीं आ रहा, कारण चले, कोई इतना मसला नहीं है। जैम में आ गए, एचडॉक्स में आ गए, WD2 में आ गए, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको खोला और इसको खोलने के बाद JPG इमेजेस दूँगा, तो राइट क्लिक करके व्यू डिटेल कर देता हूँ। मेरे पास GIF इमेज हटा देता हूँ, PNG हटा दिया, ये चलो ये हटा दिया, ये हटा दिया। ज़रूरत नहीं है। टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इमेजेस लिए हैं। अब आप इसको व्यू करना चाहो तो कर भी सकते हो, व्यू ला जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर आएंगे और बैकग्राउंड कलर की जगह बजाय मैं अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ। कोई भी एक इमेज ले सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल ये वाला इमेज लेता हूँ, ठीक है। और इसको कर देता हूँ नो रिपीट। साथ ही साथ एक काम और करूँगा, तो ये क्या हो गया, मैंने कहा ये वाला इमेज ले लेते हैं, ओके। इसके अलावा स्प्लिट करूँगा और उसके डिज़ाइन में आके कर दूँगा बैकग्राउंड डैश साइज़ 100%। तो ऐसे ही आएगा। इसकी विड्थ दे देते हैं 1000 पिक्सल, 800 पिक्सल, ओके, कोई मसला नहीं। आज क्या है हमारा न्यूमेरिक फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ var1 में है नंबर 1 var1 ABC, कुछ भी ले लो, XYZ कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 4। ये क्या कहलाता है, पिछली क्लास में बताया था, ये इंटीजर कहलाता है। न्यूमेरिक तो है, न्यूमेरिक तो ये भी है, न्यूमेरिक ये भी है जी। नहीं, न्यूमेरिक तो कहलाएगा, फ्लोट कहलाता है, डेटा टाइप फ्लोट है, लेकिन न्यूमेरिक में आता है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ $var3 इक्वल टू, हाँ ये क्या है, ये भी फ्लोट है, और जी
एक मिनट रुके मुझे। हाँ, ये बेसिकली ये भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, इनका कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, तकरीबन अब 3-4 क्लासेस हैं। बहरहाल यहाँ पर आ गए वेरिएबल 4 ले लिया, 4 वेरिएबल हैं। मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ न्यूमेरिक फंक्शन एको न्यूमेरिक फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे मैं एक br टैग शुरू में ले लेता हूँ, एंड ऑफ लाइन लूँगा यहाँ पे। ओके, सेव किया, यहाँ पे पेस्ट किया। न्यूमेरिक में सबसे फंक्शन है एब्सोल्यूट। अगर आपका आंसर, हाँ, इक्वल की वेरिएबल में थोड़ी डाला है, किसी वेरिएबल में डाला नहीं, डाला ना, उसको डायरा की पास करा दिया। पहली क्लास में यही तो किया था। फिर उसके बाद अगर फ़र्ज़ करो मेरा आंसर -300 है, तो क्या लिखा हुआ आएगा? -300 लिखा हुआ आएगा। मैं कहता हूँ माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की वैल्यू, सिर्फ लिखा पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, डिफरेंस शो कर दे कि इतना डिफरेंस है। पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं बता रहा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ABS एब्सोल्यूट का फंक्शन, और उसके अंदर माइनस की वैल्यू लिखेंगे। प्लस की वैल्यू तो प्लस में आएगी, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन नज़र आ रहा है, रिफ्रेश करूँगा तो गायब हो गया। प्लस की वैल्यू तो प्लस रहेगी, लेकिन माइनस की वैल्यू माइनस। हाँ, तो अगर शो करवाएं तो अगर क्लाइंट की डिमांड है कि नहीं भाई मुझे तो नहीं शो करवाना, तो ना कराएं। आपने फंक्शन लगा दिया, अब अगर +300 हुआ तो +300 ही रहेगा। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी पे है, आप क्या करना चाहते हो। लेकिन एक रिक्वायरमेंट्स ऐसी चीज़ें क्लाइंट बताता है। अब अगर मैं बात करता हूँ, राउंड अप का फंक्शन आपको आता है। राउंड अप क्या करता है? अच्छा, राउंड फंक्शन क्या करता है जनाब? पॉइंट्स हटा देता है जैसा आपने बोला, और ये फिगर को राउंड कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन कितने फिगर को राउंड कर सकता है वो? 5 या 5 से अब 5 भी कर देगा राउंड। मैं यहाँ पे देखता हूँ एको राउंड का फंक्शन लिखता हूँ, राउंड। ठीक है, राउंड के बाद मैंने लिखा यहाँ पे $var4। तो क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 249। आंसर क्या है? 248.5। हो गया राउंड। अगर मैं इन तीनों वैल्यू को 2, 3, 4 करता हूँ, पहली वैल्यू 2 है तो 187.1 पैसा। मैं आसानी से इसको ये कह सकता हूँ, 187.1 पैसा का मतलब है कि ये राउंड नहीं होगा। तो 187 आ गया, बाकी पैसे छोड़ दिए। 426.9 426.9 क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये राउंड हो गया। हाँ, ये राउंड अप का रूल है। और तीसरा होता है कि भाई 50 पैसे हो तो रूल हो। अब क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे ये रूल अप्लाई करना है, ये रूल पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड रूल है, अप्लाई करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहता है नहीं भाई मैं नहीं जानता, मुझे जो है ना 1 पैसा भी ऊपर हो तो मुझे उसका जो है, अगर जैसे पेट्रोल पंप वाला है कि भाई आपका 119 रुपये बना, 119 रुपये 50 पैसे, तो 120 ले रहा है। 119 रुपये 1 पैसे भी बना तो भी 120 ही लेता है वो। रेट चिल्लर तो वापस नहीं करता ना। तो ये होता है सीलिंग फंक्शन। क्लाइंट की डिमांड है कि भाई मेरा फिगर क्रॉस हो गया तो मैं उसका अगला पूरा 1 रुपया चार्ज करूँगा, चाहे वो 99 पैसा हो, चाहे वो 1 पैसा हो, या चाहे 50 पैसे हो। यानी क्राइटेरिया सीलिंग फंक्शन में आएंगे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीलिंग फंक्शन 2, 3, 4। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और 4, तो 187 का 188 हो जाएगा, 188 हो गया, 497 हो गया, 249। ये दोनों तो राउंड हो रहे हैं क्योंकि इस फार्मूले पे पूरा उतर रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं उतर रहा था, तो ये भी उतरेगा। सब ने बढ़ाकर ही पैसे देने, कम नहीं देने। क्लियर? समझ गए? अब अगर आपका क्लाइंट की डिमांड है, दरिया दिल आदमी है। दरिया दिल आदमी क्या होते हैं? वो कहते हैं कि भाई कोई मसला ही नहीं है अल्लाह के नाम पे, अगर मेरा 99 पैसे भी ज़्यादा है, 1 पैसा भी कवर नहीं हुआ तो मैं 1 पैसा भी नहीं लूँगा एक्स्ट्रा। ठीक जी, उसको कहते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर 2, फ्लोर 3, 4। अच्छा, क्राइटेरिया पे उतरते हैं 3 और 4। ठीक है, राउंड अप के फ्लोर
फ्लोट तो तैरने वाला वर्ड हो गया, यानी डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है आपका फंक्शन की। तो फ्लोर के फंक्शन का 187, 426, इसने 50 पैसे छोड़ दिए, 248, 99 पैसे छोड़ दिए। कह रहा है ये मेरे लिए हराम है, जब तक मेरे लिए एक पैसे से मैं अपनी रुपया हराम नहीं करूँगा। तो ये इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक उसमें आप इस क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हो। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, समझ आई? तो इसको लगा सकते हो। सीलिंग, फ्लोर एंड राउंड, ये 3 फंक्शन होते हैं बड़े काम के। उसके बाद आता है पावर का फंक्शन। पावर का फंक्शन 2 तरह से काम करता है। पावर फंक्शन में क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे डॉलर, हाँ, 2 स्टेरिक 2, 2 स्टेरिक 2 का मतलब है 2 की पावर 2 दफ़ा, आंसर आएगा 4। 2 की पावर 6 दफ़ा, 12 नहीं आएगा, आएगा 64। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। स्क्वायर रूट वाला फंक्शन चलता है, तो स्क्वायर का भी फंक्शन होता है। वो फिगर उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 स्टेरिक लगा के जितना फिगर लिखेंगे, मैंने कहा 2 की पावर 10, तो ये आ जाएगा 1024। फिर इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, एक और फंक्शन होता है एको, POW, यार वो नज़र नहीं आता बाद ना, एको POW, और मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 10, ये क्या होगा 1024 आ गया। फिर इसको 11 कर दोगे तो क्या होगा, कंपाउंड इफेक्ट का नाम सुना है? कंपाउंड इफेक्ट एक होता है, बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट है। मैं आपको बोलता हूँ, आपको मैं 2 सैलरी अगर मैं आप मेरे पास एज एम्प्लॉई हो, मैं कहता हूँ मैं आपको 2 सैलरी ऑफ़र करता हूँ। पहली सैलरी ये है कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा माहाना, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बैठे। पहला क्राइटेरिया क्या है कि मैं आपको 1 करोड़ सैलरी पर मंथ की दे रहा हूँ, या फिर मैं ये कहता हूँ कंपाउंड इफेक्ट पे सैलरी लो मुझसे, पहले दिन 2 रुपये, दूसरे दिन 4, यानी पहले दिन 2 रुपये, दूसरे दिन 4 रुपये, तीसरे दिन 8 रुपये, डबल। कंपाउंड इफेक्ट डबल होता है ना, 8, हाँ 16। तो कौन सी सैलरी लेंगे? 1 करोड़ रुपये लेंगे, कंपाउंड इफेक्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं 20 दिन की बात करता हूँ, इसको मैं रोकता हूँ रिकॉर्डिंग को, जब चला रहा हूँ, ठीक है। तो 18 नहीं है, 18 तक तो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जो बचा, आखिर के 2 डिजिट बच गए, तो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 2। आ गई, वो हो रही है ना, सही तो हो रही है यार। वो नहीं शो हो रही तो उसकी मर्जी भाई, वो नहीं कर रहा ना करे। बस सही है, बस ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि भाई आखिरी फंक्शन पढ़ते हैं इसका, वो है रैंडम फंक्शन। मैं किसी भी वैल्यू का प्रोडक्ट सम दूसरे वैल्यू वेरिएबल में जमा कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, एक होता है रैंडम, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,6। मैं कहता हूँ 1 से 6 के दरमियान रैंडम फिगर जनरेट करें। पहली दफ़ा पेज रिफ्रेश हो 3, दूसरी दफ़ा रिफ्रेश हो 2, 3, 4, 6, 1, अलग अलग नंबर में जनरेट करा रहा हूँ। मैं 100 के बिटवीन भी ले सकता हूँ। हाँ, वो हर रिफ्रेश पे एक न्यू वैल्यू दे रहा है, और न्यू वैल्यू सेम भी हो सकती है, कुछ भी आएगा, सेंटर भी आ सकता है, वही वर्ड भी आ सकता है, पहला वर्ड भी आ सकता है, आखिरी वर्ड भी आ सकता है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल 6 इक्वल टू रैंडम। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल 6 प्रिंट नहीं कराता तो क्या ये डिस्प्ले होगा? नहीं हो रहा। हाँ, मैं यहाँ पे एको करवा देता हूँ $var6, तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो पहले उसमें सेव होगी फिर प्रिंट होगी, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा। यहाँ तक तो समझ गए। मैंने एक काम किया था क्लास के शुरू में, मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया था,
उस फोल्डर में 1 से लेके 6 इमेज रखे थे। अच्छा, मैं चाहता हूँ जब भी यूज़र वेबसाइट खोले तो उसका बैकग्राउंड इमेज हर दफ़ा एक नया बैकग्राउंड इमेज आए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर आ रहा है, मैंने अपनी आसानी के लिए इमेज के नंबर्स देता हूँ, तो मैं यहाँ पे नंबर सेव करा रहा हूँ, वो यहाँ कॉल करवा सकता हूँ। जहाँ PHP का टैग चाहिए वहाँ PHP का टैग खोलेंगे और वहाँ पे वैल्यू एको करवा देंगे। प्रोसेस से ऊपर कर दिया सारा, $var6 हर रिफ्रेश पे एक नई विंडो, समटाइम रिपीट भी हो रही है। रैंडम फिगर, रैंडम विंडोज। CSS की अलग से फाइल होगी ना, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि उस फंक्शन को यहाँ कॉल करना पड़ेगा आपको। ये ज़रूरी है कि यहाँ कॉल करें, बेहतर है कि यहाँ कॉल करें। ठीक है, बेहतर है कि इसमें इधर करें कॉल। बाकी है कि आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं, वहाँ पे फंक्शन बना के वहाँ चलाना पड़ेगा। आप PHP की एक्सटर्नल फाइल लेंगे, उसी के अंदर PHP का फंक्शन डिफाइन करेंगे। किसके मर्जी, एक्सेल में भी बनते हैं, इस पे नहीं बनाते। अच्छा, यहाँ तक समझ गए? कहीं पे भी यूज़ नहीं करना, ये मैं से तरीका बता रहा हूँ। वंडरिंग, कोई नई चीज़ जनरेट करवा सकते हो ना भाई। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ इमेज के अलावा, मैं कलर भी जनरेट करवा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी कलर जनरेट नहीं करवा रहा। कलर जनरेट करवाना मैं सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह 3-4 क्लासेस के बाद। बैकग्राउंड का जो कलर होगा ना, वो कलर चेंज हो जाएगा, हर दफ़ा एक नया कलर आएगा। तो वो रैंडम फिगर्स जनरेट कराऊंगा मैं, बेफिक्र में, इंशाल्लाह ज़बरदस्त रहेगा। चलें, यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, जो टॉपिक मुझे आज शुरू करना है उसके बारे में पढ़ाऊँगा, और बाकी जो है क्लास को फिर मैं मंडे पे लेके जाऊँगा। तो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे डाटा टाइप। ठीक है, दोबारा बता दूँ, वहीं से लेके चलूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, PHP में नॉर्मल प्रिंट कराना हो तो आपने PHP का टैग खोला, क्वेश्चन मार्क PHP से बंद किया और एको करके इसको प्रिंट करा दिया। ये सिर्फ रन टाइम पे चल गया, नज़र आ गया। लेकिन हम इसको वैल्यू को लेके कैलकुलेट करवाते हैं। जैसे मैंने किसी वेरिएबल में सेव कराया, तो डॉलर के नाम के साथ मैं नाम दूंगा और इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू लिखूंगा। सिंगल कॉमा में भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। बेहतर तरीका इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। तो इंटीजर क्योंकि नंबर होता है, डैश फ्लोट क्योंकि नंबर होता है, एज इट इज़ लिख सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू लिख के भी कर सकते हैं, नंबर में भी ले सकते हैं। बाकी डेटा टाइप मैं आपको ज़रूरत के जैसे जैसे आती रहेगी डिस्कस करूँगा। इन सब के बारे में मैंने बताया था, और ये फंक्शन मैंने पिछली क्लास में इस्तेमाल किए थे, और कुछ फंक्शन मैंने आज भी कराए न्यूमेरिक के। अब जो चीज़ मैं कराने जा रहा हूँ, देखिए इसमें मैंने ये वाले फंक्शन आज कराए। ठीक है, अब बात आती है ऑपरेटर। अच्छा, ये तो एक ही वेरिएबल पे काम कर रहा था। अब क्या होता है कि मैं अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल पे काम करूँ, एक 2 वेरिएबल है या 2 से ज़्यादा वेरिएबल है, तो मैं क्या करूँगा, ऑपरेटर्स यूज़ करूँगा ताकि मैं उनके ऊपर काम कर सकूँ। सबसे पहला ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, मैथमेटिक का वर्ड है अर्थमेटिक। उसमें क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और पावर, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। दूसरा होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर में क्या होता है, आप किसी को वैल्यू असाइन कर सकते हो। अगर आपने एक लाइन लिखी और वो लाइन बड़ी है, तो आपने डॉट लगा के उस इक्वल टू लगा के उस लाइन को कंटिन्यू कर सकते हो, या कोई वैल्यू लिखी उसके बाद डॉट लगाया, दूसरी वैल्यू जोड़ दी। अच्छा, तीसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, किसी को कोई काम असाइन करना। जैसे मैंने आपको 10 रुपये दिए, तो अब मैंने आपको 10 रुपये दे दिए, ये एक असाइनमेंट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जाके फिर मैंने आपको 10 रुपये दिए, अब आपके पास 10 पहले थे, 10 जमा और हो गए, कितने हो गए, 20 रुपये हो गए। फिर आगे जाके हमने खर्च किए 25 रुपये, 25 तो खैर नहीं, हमने 15 रुपये खर्च कर दिए, 5 रुपये बच गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे गए, 3 दोस्त और मिल गए, हम 5 हो गए। मैंने कहा आपके पास जो पैसे सब में इक्वल बांट दो। आपके पास कितना बचा, 1 रुपया बचा। ठीक है, वो हो गया मल्टीप्लाई। डिवाइड हो गया, सॉरी, मल्टीप्लाई क्या हुआ, सब ने 5-5 रुपये लिए, आपके पास 5 रुपये थे, आपको दे दिए, आपके पास 25 रुपये हो गए।
तो वो मल्टीप्लिकेशन ये बड़ी ज़बरदस्त चलेगी इंशाल्लाह। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया, तो उसके हवाले से इसी क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर आऊँगा और ये PHP का टैग मेरे पास मौजूद है, और इस जगह आने के बाद रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चल तो रही है, अब कहाँ चल रही है ये नहीं पता। यहाँ आऊँगा और मैं एको करता हूँ, एको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सही है हसान, सामने देखो। और अर्थमेटिक ऑपरेटर में आ गए और मैंने यहाँ पे लिए $x के नाम से एक वैल्यू ली 25, $y के नाम से एक वैल्यू ली 8 करना इसको, ठीक है, ओके डन। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है सम, दो वैल्यू को जमा करना। अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैं आऊँगा, यहाँ पे पहले एक BR टैग ले लेता हूँ। नहीं, हाँ जब सम करूँगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ सम, यहाँ पर आऊँगा, मैंने कहा एको $x प्लस, तो डिवाइड कर लो, आखिर में आऊँगा डिवाइड पे, उसका तरीका बता दूँगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पे आके उसको रिफ़्रेश करूँगा, तो अब यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या आ गया, सम आ गया, 33 आ गया। इसके बाद वापस इधर आऊँगा और अर्थमेटिक ऑपरेटर की मैं हेडिंग ले लेता हूँ, हेडिंग 3, उसके बाद मैं आता हूँ, सम के बाद आता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, इसको पेस्ट किया, सब्ट्रैक्ट, सब माइनस किया। अच्छा देखो ये दोनों वैल्यू ले रहे हैं और माइनस करके दिखा रहे हैं, जैसे अलग अलग रखी हुई, उठाया उसमें से निकाल दिया, उसमें जमा कर दिया। अगर मैं यहाँ पे $z लूँगा तो वो दोनों प्लस माइनस करके z में जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको करता हूँ, तो अभी आगे मेरा आंसर 25 में से 8 निकालो, कितना बचेगा, 17। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये 8 का फिगर मज़ा नहीं कर रहा, 10 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 15 आ गया, और 15 के बाद ये आ जाएगा आपका 35, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, सब्ट्रैक्ट के बाद बारी आती है मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई MUL, एक स्टार लगा दें तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आप इसको किसी फिगर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 दूनी 25 दूनी 50, ठीक है, 25 है ना x, तो फिर इसके बाद डिवाइड में क्या होता है, डिव, और मैंने डिवाइड के लिए स्लैश ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 2.5, 10 से डिवाइड करो तो 25 को 2.5 पे इक्वल डिवाइड हो जाता है। उसके बाद होता है मॉड्यूलस, मॉड के लिए सिर्फ परसेंटेज का साइन लगता है, मॉड, और पावर के लिए क्या लगता है, पावर के लिए 2 स्टार लगा लो, पावर हो जाएगा। तो ये थे मेरे कौन से ऑपरेटर, ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसकी मदद से मैंने किसी चीज़ को जमा किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। देखो बेसिक कैलकुलेशन वैल्यू उठा के प्रोसेस करने की है। पिछली क्लास में जो फंक्शंस पढ़ाए, आज की क्लास में जो फंक्शंस पढ़े, और आज की क्लास में जो ऑपरेटर्स के ऊपर हमने काम किया, ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। अब आपका काम क्या है कि ये वीडियोस लेके जाओ, इनको देखो, इनके हिसाब से प्रैक्टिस करो। अगर आप समझते हैं कि भाई मैं 5 दिन आके यहाँ काम कर लेता हूँ, 3 दिन पर क्लास ले लूँगा, 2 दिन प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ प्रैक्टिस कर लो, घर में प्रैक्टिस कर लो, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। अगर इस सॉफ्टवेयर को नहीं सीखा तो ये ज़ाया हो जाएगा। और ये वेब डेवलपमेंट में PHP नहीं आई तो कुछ नहीं आया, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। आगे हम अगर इसको जॉब ओरिएंटेड कोर्स बनाना चाहते हैं तो हम इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ।